नमस्कार। मैं सतीश ज्योतिर्विद। आज हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली के बारे में कि उसमें कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन से ग्रह पापी होते हैं। देखिए, नैसर्गिक रूप से हम जानते हैं ग्रहों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक तो हुआ नैसर्गिक शुभ ग्रह, सौम्य ग्रह, जिसमें आपके बुध, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा ये ग्रह आते हैं। और दूसरे होते हैं नैसर्गिक पापी ग्रह। इसमें शनि, राहु, केतु इस तरह के ग्रह हैं। और तीसरी कैटेगरी है नैसर्गिक क्रूर ग्रह। क्रूर ग्रहों में से सूर्य और मंगल नैसर्गिक क्रूर ग्रह हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो सौम्य ग्रह होते हैं, नैसर्गिक सौम्य ग्रह, उनका केंद्र में रहना अच्छा माना जाता है, और लेकिन उनका केंद्र का अधिपति होना, केंद्रेश होना अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरह से जो पाप ग्रह होते हैं या क्रूर ग्रह होते हैं, उनका केंद्र में होना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उनका केंद्र का स्वामी होना अच्छा माना जाता है। अब आप सोचेंगे कि जो नैसर्गिक पापी ग्रह हैं या क्रूर ग्रह हैं, वो अगर केंद्र में नहीं रहेंगे तो कहाँ उनका रहना अच्छा रहता है। तो उनका केंद्र के त्रिकोण में भी उनका रहना ठीक नहीं है। उनके 3 ही स्थान अच्छे माने गए हैं ज्योतिष में। वो हैं त्रि, खड, आय। त्रि मतलब तृतीय भाव, खड का मतलब षष्ठम भाव, और आय भाव 11वां भाव। ये नैसर्गिक पापी और क्रूर ग्रहों के लिए ज्योतिष में अच्छे स्थान माने गए हैं। लेकिन इनका केंद्र का स्वामी भी होना भी अच्छा माना जाता है। और सौम्य ग्रहों का केंद्र का स्वामी होना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन केंद्र में सौम्य ग्रहों की उपस्थिति अच्छी मानी जाती है। अब इसी चीज़ को हम मिथुन लग्न की कुंडली में देखते हैं। देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न में मिथुन राशि होती है, और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, जो कि सौम्य ग्रह हैं। और ये लग्न के भी स्वामी बुध हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी भी बुध हैं। ये दोनों ग्रह, दोनों जो स्थान हैं, केंद्र स्थान हैं। तो इस हिसाब से तो केंद्र भावों का स्वामी होना बुध के लिए को पापी बना देता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा जो लग्न स्थान है, ये केंद्र स्थान भी है और त्रिकोण स्थान भी है। और आपने देखा होगा कि केंद्रेश और त्रिकोणेश यदि कोई ग्रह होता है तो वो ग्रह शुभ हो जाता है, वो लगभग राजयोग कारक ग्रह की समान हो जाता है। इस वजह से बुध, मिथुन लग्न की कुंडली में बुध पाप ग्रह नहीं होता, वो शुभ ग्रह बना रहता है, भले ही वो लग्नेश भी है और चतुर्थेश भी है। और इन दोनों भावों का ये बुध अच्छा फल प्रदान करेगा। उसके बाद हम आते हैं इसमें द्वितीय भाव के से संबंधित जो ग्रह है। द्वितीय भाव में कर्क राशि है, और कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रमा। और क्योंकि द्वितीय भाव को हम मारक भाव भी मानते हैं, और इस हिसाब से चंद्रमा मार्केश हो जाता है। हालांकि चंद्रमा और सूर्य जबरदस्त मार्केश नहीं होते, लेकिन कुछ गलत प्रभाव तो पड़ता ही है उन पे, वो अशुभ हो जाते हैं। इसलिए मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा पापी ग्रहों में सम्मिलित हो जाता है। इसके बाद तृतीय भाव में सिंह राशि है, और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। और हम ये जानते हैं कि ये तीसरा, छठा और 11वां भाव ये त्रिखडाय भाव होते हैं, और ये पाप भाव होते हैं। तो इनके स्वामी भी पापी माने जाएंगे। इसलिए मिथुन लग्न की कुंडली में जो सूर्य हैं, वो भी अशुभ ग्रह या पापी ग्रह के रूप में माने जाएंगे। चौथे भाव के बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद ये पंचम भाव में तुला राशि है, और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। पंचम भाव हमारा त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी भाव, ये शुभ भाव है।
और इस वजह से शुक्र मिथुन लग्न की कुंडली में सबसे शुभ ग्रहों में माने जाएंगे। हालांकि शुक्र की एक राशि हमारी द्वादश भाव में भी पड़ती है, लेकिन शुक्र इसमें द्वादश भाव का प्रभाव न दे करके पंचमेश का अधिक प्रभाव देगा। इसलिए मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र सबसे शुभ ग्रहों में से माना जाता है। बुध के बाद बुध और शुक्र जो है मिथुन लग्न की कुंडली में शुभ ग्रह माने जाते हैं, बुध और शुक्र। अब इसके बाद हम आते हैं छठे भाव में। तो छठे भाव में हमारी वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल, यानी खष्टेश जो है हमारा छठे भाव का स्वामी मंगल हो गया। और मंगल की ही एक राशि 11वें भाव में है। 11वां भाव जो है त्रिखडाय भाव का एक भाव है और ये भाव भी पाप भाव है और छठा भाव तो पाप भाव है ही। इसलिए इन पाप भावों का जो स्वामी मंगल होगा वो सबसे पापी ग्रह होगा मिथुन लग्न की कुंडली में। तो ये देखिए मंगल ये सबसे पापी ग्रहों में आएगा और ये जीवन में ऐसी घटना भी कारित करवा सकता है जैसे एक्सीडेंट वगैरह ये जो है। अब इसके बाद हम आते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव वैसे भी मारक भाव माना जाता है और इसका स्वामी मार्केश होता है, भले ही ये केंद्र स्थान है। और इस सप्तम भाव के स्वामी हो गए बृहस्पति। बृहस्पति की एक राशि दसम भाव में भी है और ये दोनों केंद्र स्थान है। तो जैसे मैंने अभी चर्चा की थी कि जो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं अगर वो केंद्र के स्वामी होंगे तो वो पापी प्रभाव देने लगते हैं, अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि केंद्र आधिपत्य का उन पे दोष लग जाता है और वो भी दो केंद्रों का स्वामी होना वो ज़्यादा दोषकारक हो जाता है बृहस्पति के लिए। इसलिए मिथुन लग्न की कुंडली में बृहस्पति काफ़ी पापी ग्रह हो जाता है और मारक प्रभाव भी रखता है, मार्केश भी है बृहस्पति इसमें। इसलिए इसकी दशा अंतरदशा ऐसे ग्रहों के साथ जो अकारक हों जैसे मंगल वगैरह हो गया या सूर्य के साथ, ये मारक प्रभाव जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है इनकी दशा अंतरदशा, क्योंकि ये सप्तमेश भी है यानी कि मार्केश भी है और दो केंद्रों का स्वामी है। इसलिए बहुत पापी ग्रह हो गया बृहस्पति। तो इनकी दशा अंतरदशा में हमें सावधान रहना चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं इसमें अष्टम भाव में। आप जानते हैं कि अष्टम भाव को शुभ भाव नहीं माना जाता, इसका स्वामी भी मारक प्रभाव रखता है और शनि इसमें अष्टम भाव का भी स्वामी है और नवम भाव का भी स्वामी है। लेकिन शनि की एक विशेषता होती है कि जिस स्थान पे इसकी कुंभ राशि होती है उसका फल ये अधिक देता है। तो हालांकि अष्टमेश होने की वजह से अशुभ की श्रेणी में आ गया है, लेकिन क्योंकि इसकी कुंभ राशि भाग्य भाव में है इसलिए ये शनि मारक प्रभाव से ज़्यादा भाग्य भाव का अधिक प्रभाव डालेगा। फिर भी इसको अशुभ में ही सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये स्थितियां हमारी ये पूरी हो जाती हैं मिथुन लग्न की कुंडली में। अब इस कुंडली में जो सौम्य ग्रह हैं वो तो विभिन्न स्थानों में जा कर के अपना अच्छा प्रभाव भी देंगे, लेकिन मुख्य चीज़ क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण होता है जीवन। अगर जीवन हमारा सुरक्षित है तो अन्य प्राप्तियां तो उसके सामने उनका महत्व तभी है, अन्यथा बेकार है। अब जैसे ये देखिए कि द्वितीयेश जो है ये धन तो देगा, लेकिन धन ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन भी तो महत्वपूर्ण है। लेकिन ये धनेश तो होगा ये चंद्रमा, लेकिन यहीं ये मार्केश का प्रभाव भी रखेगा, ठीक है नहीं। धन हुआ और जीवन ना हुआ तो बेकार हो गया। इसी तरह पंचमेश का भी ऐसे ही है, या खष्टेश का, अष्टमेश का। तो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा होता है जीवन, और जीवन की जो संरक्षा करता है
वो लग्नेश ही करता है। तो इसमें बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और हमारा पंचमेश शुक्र, क्योंकि पंचमेश से संबंधित हमारा जो इष्ट होता है या इष्ट मंत्र होता है वो पंचमेश से संबंधित भी होता है, इसलिए काफ़ी महत्व रखता है। तो अब हमें ये देखना चाहिए कि मिथुन लग्न की कुंडली वालों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप ये देखिए कि जो शुभ ग्रह निकल के आए इसमें बुध और शुक्र, ये शुभ ग्रह हैं। तो मिथुन लग्न की कुंडली वालों को ऐसे रंगों का प्रयोग अधिक करना चाहिए, जैसे बुध का हरा रंग हो गया, शुक्र का सफ़ेद रंग हो गया। और ऐसे रंगों को रोज़ ना भी पहने तो कम से कम ऐसे रंग के जो रुमाल हैं अपने पास अवश्य रखें और उनको रोज़ अपनी जेब में रखें। बाकी दूसरा जो है, बुध के लिए आप पन्ना धारण कर सकते हैं। पन्ना चांदी में भी धारण कर सकते हैं और सोने में भी धारण कर सकते हैं। लेकिन ठीक है कि आप इतना खर्च नहीं कर सकते, तो रुमाल तो रख ही सकते हैं उस रंग का। और जो अशुभ ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं या मारक ग्रह हैं, इनके रंगों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अब इसमें मंत्रों की भी बात आती है कि कौन से मंत्र आपको अधिक लाभ पहुंचाएंगे। तो उसके बारे में मैं ये बताऊं कि जिस समय जिन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, उनके मंत्रों का जप कर लेना चाहिए। और जो अन्य मंत्र, जैसे ये महत्वपूर्ण है लग्नेश से संबंधित मंत्र, ओम बुम बुधाय नमः, ये बुध को स्ट्रांग करेगा। ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग स शुक्राय नमः, यह आपके पंचम भाव को और जो इष्ट है उसको जागृत करेगा। और ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली में जो हमारी इष्ट देवी है वो लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी का मतलब आप ये ना समझिए कि प्रॉपर लक्ष्मी जी, जो समस्त देवियां हैं उनका एक रूप सभी में है। तो उसमें आप चाहे दुर्गा जी को मान लें या जो भी है, लेकिन ये मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी आप जपें तो अधिक लाभ आपको होगा, क्योंकि आपका इष्ट देवी जागृत हो जाएगी और हमेशा सुरक्षा देगी। जहाँ तक भाग्य भाव का है, तो क्योंकि भाग्य भाव में शनि की कुंभ राशि है, इसलिए आप शनि का भी जप कर सकते हैं भाग्य को जागृत करने के लिए। धन्यवाद।